Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome back once again lecture number 10 over the probability. Hope you are able to understand what I will discuss now. उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे जहाँ पे पिछली क्लास को हमने लीव किया था। उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी कराया है वो समझ में आया होगा। तो आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। आगे हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड टोटल प्रोबेबिलिटी। तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आता है जिसको मुझे जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसी टर्मिनोलॉजी पे आज हम यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, ऑफलाइन क्लास की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस था जिसके कारण ये ऑनलाइन थोड़ा सा बाधित रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी ये कंटिन्यू चलेगा। ओके, तो इसीलिए हमने कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट किया और जब तक मैं प्रोबेबिलिटी को फिनिश नहीं कर लूँगा कुछ नया स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, तो जो भी 2-4 लेक्चर लगेगा वो हम फिनिश करेंगे, उसके बाद ही कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज द टोटल एंड बेस थ्योरम में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आते हैं क्वेश्चंस को करने में जिसको जानने से पहले हम वहाँ पे नहीं जा सकते। जैसे एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, तो उसी की आज हम बात करेंगे। यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसकी हम बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम यहाँ पे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो प्रोबेबिलिटी में आता है exclusive events. Okay, what is the exclusive events? ओके, इवेंट्स तो हमने देख लिया था कि क्या इवेंट्स होते हैं, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है। थोड़ा सा अगर हम लिखने का प्रयास करें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ओके, अगर ये दो इवेंट्स हैं, ए एंड बी आर टू इवेंट्स एंड दे आर exclusive events. Okay, and they are exclusive events और इनको हम exclusive events कह रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आएगा, फाई। दैट मीन्स कि अगर हम इवेंट ए की बात करें और इवेंट बी की बात करें तो उनमें कोई भी कॉमन बात नहीं होगी, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, यानी अगर दो इवेंट्स हमारे पास हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इवेंट ए एंड बी, वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे जब उनमें कोई भी कॉमन चीज नहीं होगी। दैट्स कॉल्ड द एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दैट मीन्स इन द मैथमेटिक्स लैंग्वेज वी कैन से दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, फाई। ओके, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई आ गया, दैट मीन्स कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हैंस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस। ये बहुत ही ऑब्वियस है। ओके, बहुत ही बेसिक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, ऑलरेडी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इक्वल टू क्या होता है, एन बाई एन एस। तो इस बेसिक थियरी को यूज करके अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 0। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, 0 बाई एन एस, एंड 0 अपॉन एनी नंबर कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या आएगा, 0। ओके, तो यहाँ पे दो रिजल्ट्स हमको देखने को मिला कि अगर कोई भी दो इवेंट्स एक्सक्लूसिव है तो उनका ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा, फाई। दैट मीन्स कि उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा, कोई भी इवेंट्स अकर नहीं करेगा, साइमल्टेनियसली अकर नहीं करेगा। और अगर उनकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उनका प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगा, 0। ओके, तो ये यहाँ पे एक बेसिक बात है कि अगर कोई दो इवेंट है या दो से ज्यादा हैं, अगर उनको एक्सक्लूसिव इवेंट्स तभी कहा जाएगा जब उनमें कोई भी कॉमन चीज नहीं होगी। दैट मीन्स कि मैथमेटिक की लैंग्वेज में इसको ये कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हमने दो इवेंट्स ले रखा है तो हमने कह दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ 3 या 3 से ज्यादा इवेंट्स ले लिए होते तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड सो ऑन जितने भी इवेंट्स होंगे इक्वल टू क्या आएगा, फाई। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड सो ऑन वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हमें सीखने को मिला कि अगर एक्सक्लूसिव हो तो क्या क्या होगा। ओके, बहुत ही कॉमन सी बात है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करूं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट डाउन एग्जांपल हाउ टू आइडेंटिफाई दीज इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव और नॉट। ओके, राइट डाउन, ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को हमने थ्रो किया। ओके, एंड इवेंट्स आर डिक्लेयर्ड, एंड इवेंट्स आर डिक्लेयर्ड,
और इवेंट्स को डिक्लेयर किया गया, वो किस तरीके से इवेंट्स को डिक्लेयर किया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इवेंट ए को डिक्लेयर किया गया कि प्राइम नंबर कम्स, ओके, प्राइम नंबर्स कम्स। बहुत बेसिक बात है, बस हम ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके। इवेंट बी को अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करें तो ऐसा कर सकते हैं कि इवन नंबर कम्स, ओके, इवन नंबर कम्स, यानी कि एक डाइस को थ्रो किया जाता है और वहां पे दो इवेंट्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि फर्स्ट बार जब उसको थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर आता है, सेकंड बार जब हम थ्रो करेंगे उसको एज बी इवेंट यहाँ पे कंसिडर किया गया है, तो इवन नंबर्स आएगा, ओके। तो अगर हम सोल्यूशन यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें तो सैंपल स्पेस की बात करें तो उसमें 1 to 6 आएगा, बहुत ही ऑब्वियस है, ये 10वीं क्लास है तो ऑलरेडी नो अबाउट द डाइस को जैसे ही हम थ्रो करेंगे तो कितने सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स आएंगे, यहाँ पे 6 इवेंट्स आ जाएंगे, ओके, यह हमने नोट कर लिया। आगे अगर हम लोग बढ़े तो इवेंट ए को अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें, व्हाट डू मीन बाय इवेंट ए, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इवेंट ए के बारे में जो मैंने लिखा है कि ए को मैंने कहा है कि प्राइम नंबर, ओके, प्राइम नंबर, तो ए में क्या क्या आ सकता है, प्राइम नंबर में क्या क्या आ सकता है, अगर मैं प्राइम की बात करूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम दैट मीन्स कि 2 3 5, ओके, 2 3 5 ये आ सकता है। और इवेंट बी की हम बात करें तो बी में हमने रखा है कि इवन नंबर कम्स, ओके, इवन नंबर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ सकता है 2 4 6, ओके, 2 4 6 आ सकता है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, क्योंकि हमें एक्सक्लूसिव चेक करना है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ जा रहा है, दैट मीन्स कि 1 एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि एक डाइस को अगर थ्रो करेंगे और इवेंट्स को इस तरीके से डिक्लेयर किया गया है, दो इवेंट्स हैं, ओके, तो चेक वेदर इवेंट ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव और नॉट, ओके, यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है, एक्सक्लूसिव और नॉट, ये एक्सक्लूसिव है कि नहीं ये मुझे चेक करना है, ठीक है, बहुत ही क्लियर है, हालांकि वही हेडिंग ही चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आई है वो नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि वो 5 नहीं आया है, जबकि क्या आना चाहिए, एक्सक्लूसिव के लिए क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, दैट मीन्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकल सकती है। तो हैंस यहाँ पे लिखेंगे, हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नॉट इक्वल टू क्या है, 5, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आएगी। अगर 0 नहीं आएगी तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि हैंस ए एंड बी आर नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके। तो बहुत ही क्लियर है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा कि ए और बी जो है एक्सक्लूसिव इवेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे, ओके, बहुत ही ऑब्वियस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में 5 नहीं आ रहा है, ओके, तो बहुत ही कॉमन सी बात है। अच्छा, अगर मैं इन जनरल एक आक एग्जांपल और लूं और इन जनरल बात मैं करूंगा आगे, तो एक आक एग्जांपल और लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है, ओके। तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ए डाइस इज थ्रोन, and events are declared as ए को हमने ऐसा इवेंट मान लिया कि नंबर लेस देन 3 कम्स, ओके, एंड बी इवेंट को हमने ऐसा मान लिया कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कम्स, ओके। और क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, आर, चेक करिए, ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आप हमें ये बता दीजिए कि ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं, ओके। हालांकि ये क्वेश्चंस का पार्ट होगा, आज मैं एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एंड सम नोटेशंस की बात करेंगे जो आगे क्वेश्चंस में काम आएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए दो इवेंट्स है, यानी कि डाइस को थ्रो कर दिया गया है, ओके, डाइस को थ्रो कर दिया गया है, तो सबको पता है कि सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 एंड 6, ओके, सैंपल स्पेस में ये आएगा। इवेंट्स को अगर हम डिक्लेयर करना स्टार्ट करें तो नंबर लेस देन 3 का मतलब ये हुआ कि 1 उसमें आ सकता है और 2 आ सकता है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 3 है तो 1 और 2 आ सकता है, बस इतना ही आएगा, ओके। अगले इवेंट्स की अगर हम बात करें तो इवेंट नंबर बी को यहां पे डिक्लेयर किया गया है, इवेंट नंबर बी की अगर हम बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि अप टू 5,
5 से लेके 6 तक होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है और इक्वल टू भी 5 है, दैट मीन्स कि 5 को इंक्लूड करेंगे 5 to 6। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो ए इंटरसेक्शन बी बहुत ही क्लियर है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आएगा, 5। बहुत क्लियरली है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी इवेंट यहाँ पे कॉमन नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है किसी भी इवेंट का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्लियरली यहाँ पे हम कह पाएंगे हेंस देन, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन इवेंट्स ए एंड बी, इवेंट्स ए एंड बी आर कैसे होंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। कैसे होंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ओके, बहुत ही क्लियर है, एकदम आसान है, आप यहां से समझ सकते हैं कि ये कैसे इवेंट्स हो जाएंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। ओके, बहुत ऑब्वियस है। ओके, आगे बढ़े तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सक्लूसिव मुझे चेक करना है तो इंटरसेक्शन लेके भी हम बता सकते हैं कि जितने भी इवेंट्स हैं वो एक्सक्लूसिव है कि नहीं। एट द सेम टाइम पे अगर सभी आकर कर रहे हैं तो वो एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कॉमन पोर्शन मुझे मिल जाएगा। ओके, क्लियर है, दैट मीन्स कि हमें ये चेक करना होगा कि अगर उनके इंटरसेक्शन 5 आ गए तो वो एक्सक्लूसिव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, नोट करके एक कॉमन बात लिखते हैं इसके बारे में। अगर कई इवेंट्स दिए होंगे, व्हेन ए बी सी, ओके, ये आपको काम आएगा, व्हेन ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 इवेंट्स हैं और म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है, देन इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं होगा, बी और सी के बीच में भी कोई कॉमन चीज नहीं होगा, एंड सी इंटरसेक्शन ए में भी कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स कि इन तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करूं तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ओके, तो वेन डायग्राम से अगर हम इसको समझें तो ऐसा कर सकते हैं कि एक सैंपल स्पेस हमने ले लिया। ओके, एक सैंपल स्पेस हमने ले लिया और इसमें कितने इवेंट्स को डिक्लेयर करना होगा, 3 इवेंट्स को डिक्लेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल इवेंट नंबर ए, ओके, एंड दिस इज द इवेंट नंबर बी। ओके, एंड एक इवेंट और मैं ले ले रहा हूं, इवेंट नंबर सी। ओके, दिस इज लाइक इवेंट सी। ओके, आप यहां पे देख पा रहे हैं कोई भी चीज इन तीनों इवेंट्स में कॉमन नहीं है। अगर मैं इसको कंसीडर करना स्टार्ट करो, दिस इज द इवेंट नंबर ए एंड दिस इज द इवेंट नंबर बी, एंड ये टोटल सैंपल स्पेस है। ओके, एंड दिस इज द इवेंट नंबर सी। ओके, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब इनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा। तो ए और बी में भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, बी और सी में भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, सी और ए में भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ओके, तो ये म्यूचुअली क्या कहलाएंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। दिस इज द वी आर एबल टू अंडरस्टैंड विद द वेन डायग्राम। ओके, तो इसको वेन डायग्राम से भी आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम की हेल्प से या हम मैथमेटिकली उनमें कॉमन देखने का प्रयास करेंगे कि कोई भी चीज अगर कॉमन नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि ये एक कैसे इवेंट्स होंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारा होगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, दिस इज द एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी कंडीशनल टोटल बेस से पढ़ने से पहले ये मुझे जानना जरूरी होगा, अदरवाइज दिक्कत आती है। ओके, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करें तो क्लियरिटी आ जाएगी। ए सेट ऑफ इवेंट्स, a set of events are called exhaustive, are called exhaustive events if at least at least one of them at least one of them at least one of them necessarily occurs whenever
द एक्सपेरिमेंट, whenever the experiment is performed, okay, बहुत बेसिक है, everybody know about the what is the experiment, event, sample space, we already discussed in the initial class of the probability, okay। तो exhaustive events की यहाँ पे बात कर रहे हैं। A set of events are called the exhaustive events if at least one of them necessarily occur whenever the experiment is performed, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें एटलीस्ट वन अकर करना चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, एक बार वो अकर करना चाहिए, एटलीस्ट वन, ओके, एटलीस्ट एक एलिमेंट उसमें अकर करना चाहिए। दैट मीन्स कि वो सारे अकर कर सकता है, इट मीन्स कि वो सैंपल स्पेस को भी कवर कर सकता है। एटलीस्ट वन की बात करें तो मोस्ट ऑफ मोस्ट वो पूरे एलिमेंट्स को कवर कर सकता है। तो थोड़ा सा इसको लिखने का प्रयास करते हैं तो समझ में आएगा कि लेट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके, आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी एटलीस्ट की बात कर रहा है तो पूरा ये टोटल को कवर करेगा, क्योंकि एटलीस्ट वन अगर अकर करेगा तो टोटल सैंपल स्पेस भी अकर कर सकता है। दैट मीन्स कि ए यूनियन बी क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा, ओके। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर कहीं पर भी एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करेंगे तो वहां पे सभी इवेंट्स का यूनियन कितना आना चाहिए, सैंपल स्पेस आना चाहिए। कितना आना चाहिए, सैंपल स्पेस आना चाहिए, ओके। और अगर एक्सक्लूसिव की बात करें तो सभी इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ए यूनियन बी अगर एस आ रहा है, टोटल सैंपल स्पेस आ रहा है, दैट मीन्स कि अगर मैं एन ऑफ ए यूनियन बी की बात करूंगा तो क्या आएगा, एन ऑफ एस आ जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन क्या लिखेंगे, एन ऑफ एस। वी नो दैट हियर एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, एन एस, एन एस अपॉन एन एस लिखेंगे कितना आ जाएगा, वन। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आएगा, वन। ये किस केस में है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स में है। अगर कोई भी दो इवेंट्स हैं, कोई भी दो इवेंट्स मैंने लिया है यहाँ पे, अगर वो एग्जॉस्टिव होगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी, उनके यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी आएगा उसका रिजल्ट कितना आएगा, वन आएगा, ओके। और एक्सक्लूसिव में कितना आया था, एक्सक्लूसिव में जीरो आया था, ओके। तो यहाँ पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे, अगर कोई दो इवेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव की बात कर रहा है तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा। एग्जॉस्टिव की अगर बात कर रहा है तो उसका यूनियन कितना आएगा, टोटल सैंपल स्पेस आएगा। बहुत ही क्लियर है, इतनी बातें अगर आपको याद है तो आगे क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं ताकि ये क्लियरिटी आ जाएगी। राइट डाउन क्वेश्चन, in throwing a dice, events are declared as इवेंट्स को यहां पे डिक्लेयर किया गया है एक डाइस को थ्रो करने के बाद। वो इवेंट्स कुछ इस तरीके से है, अगर मैं ए इवेंट्स की बात करूं तो इवन नंबर कम्स, ओके, इवेंट नंबर कम्स। एंड इवेंट बी की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर कम्स, ओके। दो इवेंट्स को यहां पे डिक्लेयर किया गया है। अभी करना क्या है, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, चेक इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव और नॉट, दैट मीन्स कि वी रिक्वायर टू चेक द इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव और नॉट। दैट मीन्स कि हमें ए यूनियन बी इक्वल टू टोटल सैंपल स्पेस आना चाहिए। तो अगर मैं सोल्यूशन को लिखना स्टार्ट करूं यहाँ पे, तो एक डाइस को थ्रो किया गया है, दैट मीन्स कि सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ओके, दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस। इवेंट ए की बात करें तो इवेंट ए ये कह रहा है कि इवेंट नंबर कम्स, तो इवेंट नंबर कम्स दैट मीन्स कि अगर इसके सेट की बात करें तो 2 आएगा, 4 और 6, ओके। एंड सेकंड इवेंट्स की अगर हम बात करें तो सेकंड इवेंट हमारा ये कहता है कि प्राइम नंबर कम्स, दैट मीन्स कि 2 आएगा, 3 आएगा एंड 5 आएगा, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी की बात करेंगे, इंटरसेक्शन की बात नहीं करेंगे। अब क्या निकालेंगे, क्योंकि एग्जॉस्टिव मुझे चेक करना है तो ए यूनियन बी की बात करेंगे। तो ए यूनियन बी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 4 और 5 6, ओके। अब देखिए सैंपल स्पेस को अगर हम देखेंगे, सैंपल स्पेस से कंपेयर करने का अगर हम प्रयास करें तो देखिए सैंपल स्पेस में हमारा क्या है कि 1 भी इंक्लूडेड है,
लेकिन यहाँ पे ए यूनियन बी की बात करें तो इसमें वन इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू क्या है, सैंपल स्पेस। ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस है। तो अकॉर्डिंग टू एबव थियरी, इफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस, देन then events A and B are not exhaustive events। ओके, तो यहां से मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि इसलिए यहां पे ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 1। ओके, दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 1। तो मैं यहां पे ये कह पाऊंगा हेंस इवेंट्स ए एंड बी, इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नॉट क्या लिखेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बहुत क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चंस में आगे मुझे ये बहुत मदद करेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डू मीन बाय exclusive and exhaustive events, then you are not able to solve the any problem of the IIT JEE as well as the board also। okay, total probability, conditional probability and Bayes theorem, इसमें यही ज़्यादा यूज होगा कि exclusive events, exhaustive events। तो जब तक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं होगी हम प्रॉब्लम को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने आज की क्लास में यही रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड व्हाट इज द बेसिक नोटेशंस यूज्ड इन द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे मैं कुछ प्रॉब्लम्स को लिखूंगा तो जिससे क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, एक क्वेश्चंस मैं लिख ले रहा हूं। ओके, a coin is tossed, a coin is tossed, events are declared as, events are declared as, एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है और इवेंट्स, कुछ इवेंट्स है उनको डिक्लेयर किया गया है। तो इवेंट नंबर ए हेड कम्स, ओके, इवेंट नंबर बी टेल कम्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट जब तक मुझे ये क्लियरिटी नहीं होगी कि एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव इवेंट्स में अंतर क्या होता है, क्या जो भी इवेंट्स डिक्लेयर किए गए हैं इन द क्वेश्चंस वो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है कि नहीं, अगर हमको इसके अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बड़े प्रॉब्लम्स को करने में दिक्कत आएगी। तो मैं बहुत ही क्लियर बता दूं ऑनेस्टली कि ये कोई भी इस पे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएगा। ओके, लेकिन बिना इसके यूज के आगे के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहां पे मुझे चेक करना है आर द इवेंट्स ए एंड बी are exhaustive or not, are exhaustive or not। that means कि we have to require to check the given events A and B are exhaustive or not। okay, तो यहाँ पे अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करें तो सॉल्यूशंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर एक कॉइन को हमने टॉस किया है दैट मीन्स कि इसके सैंपल स्पेस में सिर्फ हेड एंड टेल आएगा। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, बेसिक लेवल की थियरी है, बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ओके, अब देखिए अगर मैं इवेंट ए को डिक्लेयर करना स्टार्ट करूं तो हेड कम्स दैट मीन्स की हेड। ओके, एंड इवेंट बी की बात करें टेल कम्स दैट मीन्स की टेल। ओके, अब अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, यहाँ पे ए यूनियन बी को अगर हम लोग देखें तो ए यूनियन बी में हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए सैंपल स्पेस की बराबर आ गया, ये सैंपल स्पेस का क्या आ गया, बराबर आ गया, इक्वल आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ए यूनियन बी ये इक्वल टू एस के, ए यूनियन बी इक्वल टू किसके, एस के। अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यहाँ के लिए अगर हम लोग देखें तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस इवेंट्स ए एंड बी, हैंस इवेंट्स ए एंड बी आर कैसे होंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। कैसे होंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। ओके, दिस विल द आंसर। बहुत ही बेसिक है, आपको बस टर्मिनोलॉजी समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ओके, तो एक नोट जैसे मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से वेन डायग्राम की हेल्प से, एक इसमें भी एक नोट करके लिखेंगे ताकि पूरी थियरी क्लियर हो जाएगी किस तरीके से इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। ओके, इफ इवेंट्स ए एंड बी, इफ इवेंट्स ए ऐसा लिख दे, 3 इवेंट्स को मैं ले रहा हूं, ए कॉमा बी and C, okay, A, B and C are called, और if को हटा ही देते हैं, एक स्टेटमेंट बन जाए, इवेंट्स A, B and C are called
एग्जॉस्टिव exhaustive events then if a comma b and c are called exhaustive events then अभी स्टेटमेंट सही है then a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू क्या आएगा सैंपल स्पेस अभी मैंने बताया कि कितने भी इवेंट्स हम ले लेंगे उनका यूनियन कितना आना चाहिए सैंपल स्पेस दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे ये कह पाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए क्योंकि जब सैंपल स्पेस को सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स कि दिस इज द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी और एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आएगा 1 आएगा ओके तो ये हमें कंडीशंस याद रखना है अच्छा तो मैं अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की बात करेंगे यहाँ पे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी और उसी का ज्यादा रोल रहेगा आगे तो एक नोट करके और लिखेंगे इफ a1 a2 a3 ओके मैं ढेर सारे इवेंट्स ले रहा हूं इफ a1 कामा a2 कामा a3 अप टू n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं ओके इवेंट्स आर अब ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है आप अगर एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव समझ गए हैं तो इस पॉइंट को समझना जरूरी है और आगे यही काम आएगा बड़े क्वेश्चंस में ओके जो IIT JEE लेवल के आएंगे ओके a1 a2 a3 an इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स देन अगर ऐसा है तो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a3 एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट an इनका सम कितना आएगा 1 आएगा अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है ओके आप समझिए यहाँ पे ढेर सारे इवेंट्स हैं और ढेर सारे इवेंट्स हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सभी इवेंट्स जो है एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए अगर मैं वेन डायग्राम को ले लूं ओके वेन डायग्राम जैसे कि मैंने यह बना लिया ओके अब समझिए यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये इवेंट a1 है ओके एंड दिस इज इवेंट a2 एंड दिस इज इवेंट a3 एंड शो ऑन अप टू लास्ट में मैं ले रहा हूं दिस इज इवेंट an ओके आप समझने का प्रयास करिए समझ में आ जाएगा देखिएगा ये टोटल सैंपल स्पेस है मैं इसको सैंपल स्पेस बना दे रहा हूं दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस और इसको मैंने मान लिया इवेंट a1 इसको मैंने मान लिया इवेंट a2 इतने में हो रहा है इवेंट a3 इतने में हो रहा है एंड शो ऑन टोटल सैंपल स्पेस के अंदर ही इवेंट an होगा a1 टू a1 इवेंट जो है इस टोटल सैंपल स्पेस के अंदर ही आप समझिएगा हमसे ये कहा जा रहा है कि ये एक्सक्लूसिव है दैट मीन्स कि किसी भी इवेंट में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए तो अब इस डायग्राम को आप देखिए और अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिए कि इस इवेंट a1 और a2 में कोई चीज कॉमन है नहीं कोई चीज कॉमन नहीं है इवेंट a2 a3 में भी कोई चीज कॉमन है नहीं है इसी तरीके से an तक अगर हम देखेंगे तो एट सेम टाइम पे कोई भी इवेंट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है दैट मीन्स कि यहाँ पे इवेंट a1 टू an ये सभी क्या होंगे एक्सक्लूसिव होंगे ओके एंड द सेम टाइम पे ये एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए दैट मीन्स कि a1 a2 a3 और an को अगर मैं पूरा यहाँ पे यूनियन लूं तो वो टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा आप देख पा रहे हैं कि a1 को a2 से ऐड करेंगे a3 से ऐड करेंगे और an तक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल सैंपल स्पेस भी मिल जाएगा दैट मीन्स कि इस कंडीशन को हम कहते हैं कि इवेंट्स a1 a2 a3 अप टू a1 आर एट द सेम टाइम पे एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ओके तो इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्लियरिटी आ गई होगी और ऐसे केस में अब देखिए इसमें कोई कॉमन भी नहीं है और अगर ये एग्जॉस्टिव है दैट मीन्स कि इंडिविजुअल इनके प्रोबेबिलिटीज का सम भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है दैट मीन्स कि अगर कहीं पे ये कंडीशंस लिखा है कि कोई भी 3-4 या जितने भी इवेंट्स दिए हैं वो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं तो हम ये रिलेशनशिप वहां पे यूज कर पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट a1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट a2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट an इक्वल टू 1 जब तक हम एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव को नहीं समझ पाएंगे इस रिलेशनशिप को नहीं समझ पाएंगे जबकि इस पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हैं मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा और इसको कराऊंगा भी ओके छोटी छोटी बातें हैं उसको भी हम नोट कर लेते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है अगर मैं कुछ नोट करके यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ मैं एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की बात यहीं पे क्लोज करते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेके आऊंगा
और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि इसका रोल क्या है। ओके, तो आगे बढ़े, अगर मैं इसको थोड़ा लिखना स्टार्ट करूं, कुछ बेसिक बातें हैं उसको भी आज ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स इज 0। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है? एनी बाई एन एस। अगर इवेंट अकर ही नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा? 0। अब आपका सैंपल स्पेस कुछ भी हो तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 0। दैट मीन्स कि इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, इम्पॉसिबल इवेंट अगर अकर करेगा दैट मीन्स कि एनी हमें मिलेगा ही नहीं। एनी अगर हमें मिलेगा ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट क्या आ जाएगा? 0। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, यानी जो इवेंट अकर ही नहीं किया वो कितना आ जाएगा? 0। ओके, बहुत ही बेसिक है, ये बेसिक बात है लेकिन जानना इसको क्या है? जरूरी। ओके, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसी से रिलेटेड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, छोटे छोटे एंट्रेंस एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, हालांकि मैंने कम्युनिटी टैब में ऐसे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट्स कितना आएगा? अगर वो श्योर है कि वो इवेंट्स होना ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। ओके, बहुत ही बेसिक है। दैट मीन्स कि श्योर इवेंट इज कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये श्योर है कि वो इवेंट होना है, दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। कोई क्योंकि वो इवेंट होना ही है, अगर वो इवेंट होना ही है तो श्योरिटी है कि वो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। ओके, वेयर इज द श्योर इवेंट? यस, यहाँ पे क्या है? वेयर यस इज श्योर इवेंट। ओके, उसमें इफ बट कुछ है ही नहीं कि वो इवेंट होना ही है। ओके, कुछ नोटेशंस हैं वो हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक नोटेशंस है जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। हालांकि जहां पे क्वेश्चंस में यूज आता है मैं इसको बताता रहता हूं, लेकिन फिर भी एज ए टूल इसको हम लिख ले रहे हैं। ओके, नोट करके लिखेंगे सम नोटेशंस फॉर इवेंट्स। ओके, सम नोटेशंस फॉर इवेंट्स। इवेंट्स के लिए हम यहाँ पे कुछ नोटेशंस ले रहे हैं। ओके, तो जैसा कि मैं एक तरफ नोटेशंस लिख दे रहा हूँ और दूसरी तरफ इवेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे इवेंट्स ले ले रहा हूँ और इधर साइड में ले ले रहा हूँ नोटेशंस। इसके नोटेशंस मैथमेटिक्स में कैसे होंगे वो अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। ओके, जबकि ये क्वेश्चंस में मैं कराता रहता हूँ और बताता भी रहता हूँ कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट एक अलग से मैं इसको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, तो पहले की अगर हम बात करें, फास्ट नोटेशंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि नॉट ए, नॉट ए यानी कि कोई इवेंट ए है और वो अकर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि क्या लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स कि ये नॉट ए, अगर कोई इवेंट ए है और वो अकर नहीं कर रहा है तो उसको क्या लिखेंगे? नॉट ए, इस तरीके से। सेकंड वन की अगर हम बात करें तो अगर कोई इवेंट ऐसा है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी अकर्स। ओके, इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि ए और बी में से कोई एक अकर कर रहा है, दैट मीन्स कि ए भी अकर कर सकता है, बी भी अकर कर सकता है, दोनों अकर कर सकता है। इट मीन्स ए यूनियन बी। ओके, दैट मीन्स कि अगर कहीं पे भी लिखा है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी अकर्स तो उसको क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी लिखेंगे। थर्ड वन की अगर हम बात करें कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी अकर, बोथ ए एंड बी अकर्स, ये अंडरस्टूड है कि यहां पे जो लिखा गया है ए एंड बी वो क्या है? इवेंट्स हैं। बोथ ए एंड बी अकर्स दैट मीन्स कि दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। तो साइमल्टेनियस होने के लिए क्या लेना पड़ता है? इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ऑब्वियस है, बेसिक है, सभी बेसिक है। फोर्थ वन की अगर हम बात करें ए अकर्स बट नॉट बी। ओके, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि ए अकर्स
बट नॉट बी। ओके, दैट मीन्स कि ए अकर करे, ए अकर करे तो ए हो गया, एट द सेम टाइम पे बी ना अकर करे, दैट मीन्स कि इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम पे कहा है तो इंटरसेक्शन लेंगे, और बी नॉट अकर करे तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ओके, फिफ्थ वन की अगर हम बात करें, अगर कहीं पे लिखा है बी अकर्स बट नॉट ए, बट नॉट ए, इसका मतलब क्या हुआ कि बी तो अकर करे, एट द सेम टाइम पे ए अकर नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स कि ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एट द सेम टाइम पे दैट मीन्स कि इंटरसेक्शन, एंड बी अकर करे तो बी पे कुछ नहीं करेंगे, बी अकर करेगा। ओके, बहुत ही बेसिक है। फिफ्थ सिक्स्थ वन की अगर हम बात करें तो एक टर्म ऐसा आता है कि नाइदर ए नॉर बी अकर्स। ओके, ना तो ए अकर करे और ना ही बी अकर करे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ए ना अकर करे ए कॉम्प्लीमेंट, एंड बी ना कर करे बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन दोनों ना आकर करे, ए भी ना करे बी भी ना करे, दैट मीन्स कि एट द सेम टाइम पे इंटरसेक्शन ले लेंगे कि ए भी ना आकर करे बी भी ना आकर करे। ओके, सेवेंथ वन की अगर हम बात करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए कामा बी कामा सी। ओके, एटलीस्ट वन ऑफ ए कामा बी कामा सी आकर, तो अभी दो इवेंट्स के लिए मैंने ऊपर लिख रखा था कि एटलीस्ट वन आकर करेगा तो तीनों आकर करेगा, तो तीनों का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन क्या लिखेंगे, सी। ऑब्वियस है, बेसिक है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा तो स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज देना होता है, तभी आप इसको आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, तो ऑब्वियस है, ये सेवंथ वन हो गया। एट्थ वन की अगर हम बात करें तो ऐसा ले सकते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी अकर। ओके, अकर अगर नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक ही अकर करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए है बी है, अगर ए अकर कर रहा है एट द सेम टाइम पे बी नहीं अकर करेगा। ओके, एक तरीका ये हो सकता है, यूनियन एट द सेम टाइम पे ए अकर ना करे और उसी समय पे बी अकर करे। ओके, समझिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं, ए अकर करे लेकिन उसी समय पे बी ना अकर करे, दैट मीन्स की इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये होगा कि ए ना अकर करे एट द सेम टाइम पे बी अकर करे, दैट मीन्स की ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये दोनों काम के तरीके हैं, इसलिए क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, क्योंकि दोनों केस को मुझे क्या करना है, रखना है। ओके, नाइन्थ वन की अगर हम बात करें तो ऑल थ्री ऑफ, ऐसे अगर लिखें, ऑल थ्री ऑफ ए कामा बी कामा सी अकर। ओके, तीनों अकर करना चाहिए, तीनों अकर करना चाहिए, अभी दो इवेंट्स के लिए मैंने बताया कि तीनों अकर करना चाहिए, दैट मीन्स एट द सेम टाइम पे तीनों अकर करना चाहिए, दैट मीन्स ए भी अकर करे बी भी अकर करे सी भी अकर करे, और तीनों एट द सेम टाइम पे अकर करना चाहिए, दैट मीन्स की इंटरसेक्शन, तीनों का ले लेंगे, तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। बहुत ही आसान है। ओके, आगे बढ़ें, एग्जैक्टली टू ऑफ ए कॉमा बी, लास्ट वन की अगर हम बात करें तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली टू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी अकर्स, समझने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा ये कि एग्जैक्टली टू अकर करेगा, एग्जैक्टली टू अकर करेगा। अब इसको लिखने का तरीका देखिएगा, एग्जैक्टली टू अकर करेगा, दैट मीन्स कि मैंने ए अकर करा दिया, बी अकर करा दिया और सी नहीं अकर करेगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होगा कि ए अकर करे और बी ना अकर करे और सी अकर करे, ये भी हो गया कि दो अकर कर रहा है एक नहीं अकर कर रहा है। तीसरा तरीका ये होगा कि ए ना अकर करे और बी अकर करे सी अकर करे, ये तरीका हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी अकर्स, दैट मीन्स कि इनमें से गिवन तीन इवेंट्स में से केवल दो अकर करना चाहिए, तो ये करा दिया। लेकिन अब सोचिए, एग्जैक्टली टू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी अकर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली टू अकर करना चाहिए, एट द सेम टाइम पे तीसरा नहीं अकर करना चाहिए, दैट मीन्स कि क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, सभी का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि तीनों एक अलग अलग काम है, तीनों क्या है, एक अलग अलग तरीका है, कि ये एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है, और तीनों काम के तरीके हैं, तीनों काम के तरीके हैं, तो तीनों का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, दैट मीन्स कि इसके बाद ये यूनियन,
इसके बाद ये यूनियन। ओके, यानी तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, तब जाके ये हमारा केस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दीज आर द बेसिक नोटेशंस ओवर द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। ओके, तो जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ये नोटेशंस यूज किया जाता है। तो इस नोटेशंस की वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रुक जाते हैं, क्योंकि आपको स्टेटमेंट तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना और वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जैसे लिखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें वेन डायग्राम की हेल्प से हम आसानी से किस पोर्शन को कवर करेंगे, किस पोर्शन को छोड़ेंगे, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज कुछ बेसिक सी बातें हमने किया है कि किस तरीके से हम इंटरप्रेट करने का प्रयास करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और यहाँ पे कुछ नोटेशंस हमने डाल रखे हैं। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस वहाँ से जरूर आते हैं, MHCT एज वेल एज द IIT JEE, और आपके बोर्ड में भी आते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन को आप जैसे ही ओपन करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूं जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और वो हम टोटली लेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि कंडीशनल को पढ़ने की जो जो रिक्वायरमेंट है वो अभी हमारे पास पूरा हो गया है। जो जो टूल्स होते हैं वो हमारे पास आ गए हैं, अब हम कंडीशनल पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।